गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको भी अभिवादन कर रहा हूं। अच्छा, आपने बोला, ठीक है। तो हम लोग ओवरऑल जीएस पे बात करने के लिए है यहाँ पे, और जीएस के जो भी एस्पेक्ट्स होंगे बात करेंगे। एक बार मैं अपनी तरफ से बेसिक बातों को रख दूं आपके सामने, जो सबको पता है, बट दोहराते रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ बड़े पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं, उस पर हम बात कर लेंगे हम, और फिर आपके जो सवाल होंगे उसको भी ले लेंगे हम, ठीक है। बातचीत की शुरुआत एक बार हम लोग करते हैं अपने सिलेबस से। देखो, कोई भी जो तैयारी होती है ना किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम की, उसमें सिलेबस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप समझ लो, सिलेबस ही एक तरह का गाइडलाइंस होता है। आप सिलेबस ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है, समझ लो आप। एक तरह से जैसे कॉन्स्टिट्यूशन देश को रन करा रहा है, वैसे सिलेबस किसी भी एग्जाम को रन कराता है, उसी डायरेक्शन में आपको जाना होता है। बट क्या होता है, एग्जाम को समझने में ना केवल सिलेबस की भूमिका नहीं होती, सिलेबस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सिलेबस के साथ साथ बहुत जरूरी होता है कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को भी समझें। दोनों को समझने के बाद फिर तस्वीर बहुत साफ होती है। वैसे आज बड़ा शानदार दिन भी है, क्योंकि आज मेंस का आखिरी पेपर है, ऑप्शनल का पेपर है, और हर बच्चों को ऑप्शनल का भी चयन करना होता है ना। 5 बज गए हैं, यानी पेपर चुका है। आने वाले समय के करीब करीब 1000 आईएएस आईपीएस आईआरएस का भविष्य कॉपी में बंद हो चुका है आज। उन सभी बच्चों को शुभकामनाएं भी दे देते हैं, है ना भाई, जिन्होंने जो आज पेपर लिखा है, और बहुत उन्मुक्त महसूस कर रहे होंगे आज वो पेपर देने के बाद। वो बड़ा ही एक अलग सा एक खुशी भी होगी, बहुत किसी किसी को बहुत दुख भी होगा, है ना। बहुतों को तो बहुत कुछ समझ भी नहीं आएगा, अगले 5-7 दिन तक करे तो क्या करे। ऐसा होता है, क्योंकि अच्छा टास्क होता है जब आप पढ़ते हैं इसमें। आज ही वो आखिरी पेपर है इस बार का 2025 का ऑप्शनल का। हिस्ट्री का भी पेपर 1 तो देख लिया था, पेपर 2 भी अब आ ही जाएगा थोड़ी देर में। खैर, तो मैं कह रहा था कि जब भी हम तैयारी आगे करते तो सिलेबस की बहुत बड़ी भूमिका होती है, प्लस पीवाईक्यू की। कुछ भी पढ़िए आप, ठीक। तो एक बार मैं आपके सामने जीएस प्री का सिलेबस फिर एक बार आपके सामने मैं रखता हूं, और आप सभी को जानकारी है ही कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है आपका। एक पार्ट आपका जीएस का पार्ट है, दूसरा एक पार्ट जो होता है इसमें वो सी से। 2 पेपर होते हैं, जानकारी है ना सभी को, 2-2 घंटे का पेपर होता है। और ये भी जानकारी होती होगी आपको कि जीएस के जो पेपर हैं इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। सीसेट के पेपर में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको ये भी जानकारी होगी दोनों में नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग क्या किस रेशियो में है? दोनों में 1/3 है नेगेटिव मार्किंग। कई बार क्या होता है ना, बहुत स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे तैयारी करें, क्या करें। पहला काम ही होता है सिलेबस देखना। पूरा एग्जाम जो है आपका 3 स्टेज का एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इंटरव्यू, है ना। 1/3 नेगेटिव होता है दोनों में। और ये भी जानकारी होगी कि जीएस वाले क्वेश्चन से मेरिट तय होता है। जानकारी है ना सभी को, जीएस के स्कोर से मेरिट तय होता है, ठीक है। आप क्वालिफाई करेंगे प्रीलिम्स में। और सीसेट क्या होता है? क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। सीसेट क्या होता है? क्वालिफाई करना होता है आपको, ठीक। क्वालिफाइंग कितना इसमें स्कोर करना होगा आपको? ऑलमोस्ट 67 मार्क्स के अराउंड, ठीक है। ऑलमोस्ट 67 मार्क्स या 33% के अराउंड आपको स्कोर करना होता है। जब ये क्वालिफाई करेंगे तभी आपका पीटी में रिजल्ट आएगा, बट मेरिट इससे तय होता है। तय होने का क्या आशय है? जैसे मैंने बताया आपको कि 100 प्रश्न पूछे जाते हैं ना, और ऑलमोस्ट 5 लाख 5 लाख के अराउंड 6 लाख 5.5 लाख 4.5 लाख स्टूडेंट्स अपियर होते हैं एग्जाम में। एवरी ईयर चेंज होता रहता है, बट ऑलमोस्ट यही रेशियो होता है ना। और ये जो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस के लेवल पे, डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की तैयारी पे डिपेंड करता है। बट
अब तक का जो ट्रेंड है पिछले 15 वर्षों का, 14 वर्षों का यदि हम देखें, तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि 50 प्रश्न, यदि आपका स्कोर है 50 प्रश्न का मतलब हो गया एक प्रश्न आपके 2 नंबर के हैं, ठीक है, यानी 100 अंक के आसपास है तो प्रीलिम्स इससे नीचे ही हो जाता है। कभी 78 पॉइंट कुछ पे स्कोर जाता है, ठीक है, कभी 80 कुछ रहता है, कभी 92 होता है ना, कभी 88 रहता है। ओवरऑल देखेंगे पिछले 15-14 वर्षों में तो आप देखेंगे 100 अंक और उससे नीचे ही प्रीलिम्स। एक दो बार ऐसा हुआ है जब ये भी स्कोर जंप किया है। जब भी आप प्रीलिम्स के लिए जाएं, ठीक है, जब भी आप प्रीलिम्स के लिए अप्रोच करें, एग्जाम के लिए अप्रोच करें, तो एक मैजिकल फिगर हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और कुछ भी हो जाए, देखो एक टारगेट सेट करने में कोई बुराई नहीं होती, हम अचीव कितना करेंगे वो डिपेंड करता है आपके एफर्ट पे ही डिपेंड करता है, ठीक है, एफर्ट का कोई लिमिट तो है नहीं, आप, है ना, बट आप एक टारगेट कर सकते हैं कि 100 प्रश्न में कुछ भी हो जाए हमें 60 प्रश्न का टारगेट तो रख के चलना चाहिए। मुझे याद है पिछले साल का कि एक स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट हैं, और सी सेट में उनका स्कोर जो था 67 अंक चाहिए था उन्हें कुछ, और 63 या 64 ऐसा कुछ नंबर आया। बट जीएस में, जीएस पेपर जो आपका होता है 100 प्रश्न, ये 200 नंबर का होता है, ठीक? और जीएस में जो उनके स्कोर थे 134-35, अभी मेरे मोबाइल में है पड़ा हुआ उनका मार्कशीट, और कट ऑफ कुछ बहुत नीचे ही था कट ऑफ, है ना, मतलब ऑलमोस्ट डबल स्कोर है, ठीक। बट सी सेट में चूंकि नंबर उनका कम है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। मैं अभी शो भी कर दूंगा आपको, 133-35 उन्होंने पूरा मार्कशीट भेजा अपना, ठीक है, कि सर ये तो स्थिति है कि जीएस में हमने ऐसा स्कोर किया, और सी सेट में 2-3 नंबर से वो रह गए। तो यदि कट ऑफ 80 नंबर या 82 नंबर भी जा रहा है और सी सेट में आप रह गए तो फिर आपका कोई मतलब नहीं। उसने तो 134-35 स्कोर किया, 134-135 मार्क्स। तो जब भी आप एग्जाम के लिए आगे बढ़िए ना, तो एक होलिस्टिक प्लान करिए। जैसे आप सोचिए कि पीटी हमें निकालना है तो उसका एक सेक्शन जीएस की मेरिट तो इससे तय होगा। पिछले 10 वर्षों का जो मेरा अनुभव कहता है, शुरुआती दौर में तो समस्या आई थी हिंदी के बच्चों को, लेकिन अब अनुभव कहता है बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं जीएस में, समस्या उन्हें आती है। चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे, इजी वीजी जैसा कुछ नहीं होता यूपीएससी में। ये कह देना कि नहीं नहीं आप इजीली कर लोगे, ये तो बस कहने वाली बात है। जो एग्जाम फेस करता है वो जानता है कितना इजीली कर रहा है, ठीक है। बट जीएस में लोग मैनेज करते हैं ठीक तरीके से अब, पहले की तुलना में, जो मेरा अनुभव है। बट स्टिल सी सेट को लोग इग्नोर कर देते हैं और कहीं ना कहीं उनका प्रीलिम्स फंस जाता है उसमें। पहली बात ध्यान रखिएगा, आपको 3 स्टेज पे एग्जाम क्वालिफाई करना है। पहला स्टेज है प्रीलिम्स, ठीक। तो प्रीलिम्स में कुछ भी हो जाए, आप एक मैजिकल फिगर बना लीजिए, मुझे 60 प्रश्न या 120 अंक लाने हैं, रख लीजिए अपने दिमाग में। आपको लगेगा हाँ कहना आसान होता है ना, कई बार लोगों को लगता है। आप टारगेट रखिए। मेरे पास ऐसे 3-4 एग्जाम्पल हैं। एक और एग्जाम्पल है, पिछले बार आप एक स्टूडेंट है, उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ, उससे पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया था। एक बच्ची हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया था और लास्ट टाइम उनका 108 या 110 जीएस में स्कोर था, और उनका 60, उनका तो सिर्फ पॉइंट कुछ नंबर से रह गया था सी सेट। इस बार फिर अभी मेंस दिया है, हिंदी साहित्य उनको ऑप्शनल है। अभी जस्ट थोड़ी देर में, हो सकता है 1-2 घंटे बाद बातचीत भी हो उनसे, कैसा रहा पेपर वगैरह, है ना। उसके पहले इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू देने के बाद आपका प्रीलिम्स इसलिए नहीं हो रहा है कि आप सी सेट नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचो, आपकी सब कुछ तैयारी और पूरा 1 साल आपको निकालना है, अब अगले साल का वेट करके आप क्विट नहीं कर सकते हैं। बहुत टफ होता है। ऐसा कोई भी अफसोस का पॉइंट नहीं आना चाहिए तैयारी में। मैं इसलिए बात रख रहा हूं आपके सामने। जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो एकदम क्लियर होना चाहिए, हम इसमें ना फंसे। हम ये इसमें बहुत बड़ा बैरियर बन गया है। मेरी एक पुरानी स्टूडेंट है, अभी असम कैडर में आईपीएस हैं, 2017-18 बैच की हैं।
हरियाणा नारनौल के रहने वाली हैं पंकज यादव। हिस्ट्री ऑप्शनल जीएस में मैं व्यक्तिगत ऑप्शनल की जब मेरी क्लासेस चलती थी पहले वहाँ क्लास करती थी वो। पहला अटेम्प्ट में उन्होंने इंटरव्यू दिया, दूसरी बार उसका प्रीलिम्स नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स नहीं हुआ। ठीक है, थर्ड अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स नहीं हुआ था, पॉइंट समथिंग कुछ कुछ नंबर से सीसेट के कारण। और फोर्थ अटेम्प्ट में जब आईपीएस बनी वो, तब भी शायद 0.66 नंबर ज्यादा था, पीटी बस रुक ही जाता। पीटी बस रुक ही जाता उनका भी। अभी विजिलेंस में है वहाँ असम में, गुवाहाटी में पोस्टिंग है उनकी, जहाँ लास्ट मेरी जो उनसे बात हुई है। हिस्ट्री ऑप्शनल की स्टूडेंट रही है हमारी वो। ठीक है, तो मैं आपको बस इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि ये क्वालिफाइंग है, ठीक, इससे मेरिट नहीं बनती है, लेकिन हम क्वालिफाई ही नहीं करेंगे। हर एक बात ध्यान से सुनिएगा, मन करे दोबारा सुन लीजिएगा आप। ठीक है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ है ना, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। अब जो बच्चों से आप लोगों से मैं मिलता हूँ, जिनका परफॉर्मेंस देखता हूँ, यहाँ बच्चे एफर्ट लगा करके पहुंच जा रहे हैं जहां पहुंचने की जरूरत, आसानी से नहीं पहुंच रहे हैं, ये भी मैं कह दूं आपको, बट ठीक चल रहा है। यहाँ पे अभी भी डायलेमा और कंफ्यूजन। भाई मेरे जैसे टीचर्स आके पूछते सर अब मैथ में मैं क्या करूं, रीजनिंग में क्या करूं, मेरा हाथ खुद ही बहुत तंग रहता है इन सब चीज़ों में। ठीक है, जबकि बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तब समझ में आती है बात, फिर एग्जाम के स्कोर को देख के समझ में आती है बात। यदि एक संकल्प है कि मुझे लबासना जाना है, मुझे वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट जाना है, मुझे नासेन जाना है, यानी जहाँ कस्टम की ट्रेनिंग होती है फरीदाबाद में, मुझे आईआरएस इनकम टैक्स नागपुर जाना है ना, एक तो पहला स्टेज तो क्लियर करना होगा आपको, और वो है प्रीलिम्स। ठीक, सीसेट की बड़ी भूमिका है इसमें। बस मुझे एक बात आपको बतानी थी, बताने की आपको पता है, बस दोबारा से रिवीजन करना जरूरी होता है, जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना हम, वैसे आप पढ़िए इसको। अब देखिए, प्रीलिम्स की हम लोग बात कर रहे थे अभी हम, जिन बच्चों को एकदम जानकारी नहीं हो, वो या तो हार्ड कॉपी के तौर पे या सॉफ्ट कॉपी इंटरनेट के थ्रू आप सिलेबस को जरूर, आप जीएस सिलेबस को डाउनलोड करेंगे और देखेंगे वहां से नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहले तो करंट अफेयर्स लिखा रहता है उसमें, अफेयर करना है लेकिन करंट से, ठीक, तमाम तरह की घटनाएं उसमें है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी और इंटरव्यू में भी, इवन निबंध में भी। मैं इसके बारे में बात करूंगा। हमने कहा कुछ जनरल क्वेश्चन है, मैं जरा एक बार सिलेबस बेसिक रख दूं। बहुत सारे बच्चे स्टार्ट करते हैं, ठीक, तो उनको एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया हो। जब हम तसल्ली से मैं बात करने वाला हूँ, कोई जल्दी में हो तो अभी आप जा सकते हैं, है ना, किसी को जल्दी हो तो आप जा सकते हैं, मैं तसल्ली से बात करूंगा, एक एक स्टूडेंट्स की क्वेरी हैंडल करूंगा। क्लास कंप्लीट होने के बाद भी किसी को कुछ पूछना हो, आप मुझसे आज बात फुर्सत में हूँ, ठीक है, जो भी पूछना हो, जो भी डाउट्स हो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक, करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट एरिया प्ले करता है, हिस्ट्री भारत का इतिहास है, ठीक, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडियन इकोनॉमी का भी मेजर रोल है, पॉलिटी गवर्नेंस का भी मेजर रोल है इस एग्जाम में। ठीक है, एनवायरमेंट से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सिलेबस सबका लिखा हुआ है। और जैसा भी हमने बताया, जीएस में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हमेशा गाइडलाइंस वगैरह देखा जाता है। जो ओएमआर सीट दिया जाता है ना, उसमें 150 160 क्वेश्चंस के भी होते हैं। जब हम आईएएस का एग्जाम देते थे तो 150 क्वेश्चन जीएस में पूछे जाते थे, 2 घंटे में 150 सॉल्व करके आते थे। जब सीसेट भी जीएस में ही हुआ करता था, उसमें मैथ रीजनिंग के भी 20 प्रश्न हुआ करते थे, फिर वो तो अलग बात है, बहुत पुरानी बात है वो। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, बच्चे कैलकुलेट करते हैं कि 100% किससे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैलकुलेशन करना अच्छी बात है। हम सब भी पढ़ाने के दौरान, जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मैं बताता हूं, देखो अभी ऐसा ट्रेंड है, अभी ऐसा ट्रेंड है,
अगली बार वैसा ही ट्रेंड रहेगा इसकी गारंटी। यदि आपको बहुत अच्छा जीएस में करना है तो पहला नियम बनाइए कि अगली बार वही होगा, ये गेस करना बंद कर दीजिए। अब किस अटेम्प्ट में आपको धोखा मिलेगा, यूपीएससी ठीक है बहुत जोर का झटका जोर से देती है वो, ठीक है। इसलिए आप कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन से एक डायरेक्शन मिलता है। बट यूपीएससी ने कहीं भी नहीं कह रखा है कि नहीं मैं हिस्ट्री से 15 ही पूछूंगा, मैं पॉलिटी से 20 ही पूछूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कब यूपीएससी किसको अप कर दे, कभी कभी ऐसा हुआ केवल करंट अफेयर से 40 प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 15 वर्षों में। करंट की तो ऑलवेज मतलब इंपॉर्टेंस बना रहता है। तो आप ये कैलकुलेट कभी मत करिए नंबर 1 यदि पीटी निकालना है तो किससे कितने प्रश्न आएंगे, ठीक। पहली बात, जीएस में अच्छा करने का मैं कुछ एक तरीका आपको बता रहा हूं। दूसरे नंबर पे आपको क्या ध्यान रखना है जीएस में कि आप पहली बार में जब आप पढ़ने जाते हैं तो सारे सब्जेक्ट को पढ़िए, आप चॉइस मत करिए। आप जनरल साइंस भी पढ़िए, आप हिस्ट्री भी पढ़िए, आप ज्योग्राफी, सब कुछ भी गेस वर्क मत करिए। आप जब तक सब्जेक्ट को पूरा पढ़ेंगे नहीं आप, तब तक आप, जैसे मैंने कहा हिस्ट्री से ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, देखो यहां से एक सवाल आता है, यहां से 2 सवाल, भाई मेरा बहुत कुछ उसमें मेरी पकड़ है तो मैं बता रहा हूं। आपका अपना दृष्टिकोण काम करना चाहिए। मैं यहां, आपका अपना दृष्टिकोण काम करना चाहिए। सुन पा रहे हैं ना सभी लोग? तो पहली बार में सबको पढ़ना चाहिए, एवरीवन। मतलब आप उसमें तुरंत उतरते ही मैदान पे गेस मत करने लग जाइए, इसमें कम पढ़ना है, फिजिक्स में बायोलॉजी में ज्यादा पढ़ना है। ये सब कहां लोग चूक जाते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। पहली बार में पढ़िए, पढ़ते पढ़ते आपका दृष्टिकोण बनेगा कि मुझे कहां अधिक एफर्ट देना है, कहां कम एफर्ट देना है, वो तभी बनने दीजिए उसको आप, ठीक। नंबर 1, गेस मत करिए किससे कितने प्रश्न आएंगे। नंबर 2, कंप्लीट स्टडी करिए आप, ठीक। कंप्लीट स्टडी करिए जीएस में आप, ठीक। और मान लो किसी को प्रीलिम्स देना है, जीएस की तैयारी जज करनी है, मोटे तौर पे मान लो किसी को 2026 में ही एग्जाम देना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के ये भी सवाल होते हैं कि भाई 2026 में एग्जाम देना है, मैं क्या करूं, 27 में देना है, मैं क्या करूं। हमने कहा जनरल क्वेश्चन में फिर एक बार ले लूंगा ताकि आप एक टेंटेटिव आइडिया लगाइए। आप आइडियल कंडीशन तो यही कहता है कि जनवरी तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, ठीक। ये सारे सेक्शन आपके, इसमें थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं लिबर्टी करंट अफेयर्स में। किसी को 2026 में एग्जाम देना हो प्रीलिम्स, तो जनवरी तक आपकी बेसिक रीडिंग और बेसिक नोट्स आपके प्रिपेयर हो जाने चाहिए। हिस्ट्री में मैक्सिमम क्या पढ़ना है हमें पीटी के लिए, ज्योग्राफी में मैक्सिमम क्या पढ़ना है, ठीक। जनवरी तक जब आपके तैयार हो जाएंगे, 26 की मैं बात कर रहा हूं, तो आप किसी को 27 में देना हो, वहां पे भी यही लागू होता है कि जनवरी 27 तक आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। मैं करंट अफेयर्स माइनस करके कह रहा हूं, ये चलेगा, आप इसको आगे भी कैरी कर सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि जब आपका बेसिक प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा, तब आपको पीवाईक्यू पे वर्क करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे वर्क करने होते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू पे वर्क करने होते हैं, फिर आपको प्रैक्टिस सेट लगाने होते हैं, और फिर कमियों को दूर करना होता है, ठीक है। स्टडी तो करनी होती है, साइकोलॉजिकली भी अपने आप को तैयार करना होता है। समझ में आ रही बात? अब जनवरी ऐसा नहीं कि हमने कहा 30 जनवरी, 15 फरवरी भी हो सकता है, 15 जनवरी पे, लेकिन समय हाथ में रख के चलिए। अच्छा, उन बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। आमतौर पे क्या परसेप्शन देखेंगे, चलो ठीक है दिसंबर से हम प्लान शुरू कर देंगे, जनवरी से प्लान शुरू कर देंगे। आपको अभी इस बात का अनुमान नहीं है कि आपको कितना पढ़ना है। जब आपको अनुमान ही नहीं है तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बेटर ये होता है कि आप समय को अपने हाथ में रखें। समझ में आ रही बात? और फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्लान करें। आप समय को अपने हाथ में रखें। मान लीजिए आपको नदी पार करनी है, तैरना आता है,
अभी नया नया सीखा आपने तैरना, ठीक है, कोई नदी है आपको पार करनी है सपोज दैट, करेक्ट, बट आपको भी अनुमान नहीं है 500 मीटर 400 मीटर की पूरी नदी की चौड़ाई है आपको पार करनी है। जब तक आप 2000 बार तैर के पार नहीं करेंगे आप, तब तक कैसे अनुमान लगा पाएंगे कि आपको कितना टाइम लगेगा, कब ब्रीदिंग की समस्या आ जाती है, कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको रास्ते में जब पार कर रहे हैं आप। ये तैयारी की यात्रा कुछ ऐसी ही है। बिगिनर्स स्टूडेंट्स को अनुमान नहीं होता है कि उन्हें टाइम कितना लगने वाला है, तो ज्यादातर लोग किसी किसी की सुनी सुनी बातों पे फंस जाते हैं। मेरा मानना होता है वो टाइम लेके चलें अपने आप, ठीक, जिनको 26 में देना हो, अच्छा किन्हीं को 27 में देना हो, तो ध्यान रख लें कि 27 जनवरी तक इस पूरे सब्जेक्ट की तैयारी हो जानी चाहिए, नोट्स बन जाने चाहिए, ठीक है, नोट्स होने चाहिए प्रॉपर आपके एकदम, उसके बिना बात नहीं बनेगी। करंट अफेयर्स में लिबर्टी ले सकते हैं आप, थोड़ा आगे उसको पढ़ सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक। 3-4 बातें हमने प्रीलिम्स के बारे में बताई आपको, ये आपका सिलेबस है। इसी के बारे में भी मैंने मेरिट बताया आपको, क्या इसके नंबर मेंस में ऐड होते हैं, क्या नहीं ऐड होते हैं, ठीक। आपने इतना एफर्ट लगा के प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, इसके नंबर मेंस में ऐड होते हैं, नहीं ऐड होते। बस एक तरह से ये टिकट है भैया, आपको टिकट मिल गया, अब आप मेंस दे सकते हैं, जो पेपर अभी समाप्त हुआ है, संपन्न हुआ है, क्लियर ना, ठीक है। आप एक बार कहीं बैठ जाइएगा आराम से, है ना, कहीं पे भी बैठ जाइएगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स की हमने पहली बात आपके सामने रखी, फिर जो सवाल होगा मैं ले लूंगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे मैं वो कवर कर लूंगा, डोंट वरी आप, है ना, कि क्या क्या ध्यान रखें आप प्रीलिम्स में। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेज आता है आपका रिटन एग्जाम का, ठीक है। रिटन एग्जाम में आपको सबको तैयारी होगी, टोटल आपको 9 पेपर होते हैं और 3 घंटे की राइटिंग आपको करनी होती है हर एक पेपर में, ठीक, यानी आपको 27 घंटे की राइटिंग करनी होती है मेंस के लिए, सब्जेक्टिव पेपर होता है। पेपर कौन कौन से होते हैं, ऑब्वियस है यहां आप सब बैठे हुए हैं, तो एक पेपर तो आपका हिंदी होगा, ठीक, और एक पेपर आपका अंग्रेजी होगा, इंग्लिश होगा, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों क्वालिफाइंग होते हैं, ये दोनों आपके क्वालिफाइंग होते हैं, ठीक है, ये दोनों आपको क्वालिफाई करना है, करेक्ट। इसके नंबर ऐड नहीं होंगे मेरिट में, कि जो पूरा आपका रिटन एग्जाम होगा ये 1750 मार्क्स का होगा, ठीक। क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहते हैं, इसमें 25% नंबर आपको आने चाहिए, ठीक, 25% नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मेंस तो देते हैं बट वो अंग्रेजी में रुक जाते हैं, 25% नंबर नहीं ला पाते हैं। इनकी भी कुछ कुछ संख्या होती है, पहले तो बहुत ज्यादा हुआ करती थी, अभी भी इनकी संख्या होती है। पता चला आपने पूरी मेंस की तैयारी आपकी रह गई जब आप इंग्लिश क्वालिफाई नहीं करेंगे। आप हिंदी तो कर जाएंगे, आप हिंदी वाले हैं, आप हिंदी की जगह संविधान में कोई और भी लैंग्वेज है तो उसका भी पेपर होता है, कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई तमिल है, कोई तेलुगु है। क्योंकि आप सब यहाँ हैं, हिंदी मीडियम की हमारी क्लासेस हैं, तो ऑब्वियस आपका पेपर हिंदी होगा। 3-3 घंटे तो आपको ये पेपर देने हैं, बट इसके नंबर ऐड नहीं होंगे, ये क्वालिफाइंग है। सोचो आप बहुत मेहनत से आपने मेंस लिखा, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि नंबर कितने आए। हो सकता है आप इंटरव्यू बहुत अच्छे नंबर से दे रहे होते हैं बट नंबर तक नहीं पता चलता है, पूरा का पूरा मेहनत शुरू हो जाता है, आप समझ ही नहीं पाते हुआ क्या। तो जब भी आप प्लान करेंगे ना, देखो हिंदुस्तान में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के और आईएएस के एग्जाम डिफरेंट होते हैं। सबसे बड़ा रीजन इसका है सिलेबस, इसका लेंथीनेस। क्योंकि किसी भी एग्जाम में जो लोग जॉब करने जाते हैं उनकी जो जिम्मेदारी होती है और आप जो जाते हैं आपकी जो जिम्मेदारी होती है, दोनों में बहुत अंतर होता है। आपके नीचे हजारों अधिकारी कर्मचारी होते हैं और एक एक जिले में 10-10, 15-15, 20-20 लाख की आबादी होती है जिसके लिए
तमाम चीज़ों को, आप कानून व्यवस्था से लेकर के उनकी समस्याओं को देखना, विकास संबंधी कार्यों को देखना। अभी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिसकी 20-25 लाख आबादी नहीं होती है, वहां राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। दुनिया में कई ऐसे देश हैं, कभी गूगल करके देखिएगा, जहां 20-25 लाख आबादी नहीं है उनकी। और हिंदुस्तान में तो कुछ जिले ऐसे हैं जहां 50-50 लाख से भी अधिक आबादी है। नॉर्मली 15-20 लाख भी मान ले आप एक डिस्ट्रिक्ट की आबादी, तो उस पूरी आबादी को आप लीड कर रहे होते हैं। ऐसा हिंदुस्तान में कोई जॉब नहीं है। इसलिए बाकी एग्जाम के सिलेबस और इसके सिलेबस में तो अंतर होगा। यहाँ जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, चैलेंजेस बहुत होते हैं, वर्क बहुत है, पावर बहुत है आपके पास काम करने के लिए, चैलेंजेस भी बहुत है। मैं उस पर भी बात करूंगा आपसे, ध्यान करके आया हूं मैं कि मुझे उस पर भी एक बार आपको, इसमें समस्या कहाँ आती है। समस्या आज जैसे मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, वहां समस्या नहीं है। समस्या आती है सारे सब्जेक्ट को मैनेज करने में। बहुत से लोग वहां कमजोर पड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं। क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। उसके बाद एक पेपर आपका निबंध का होता है, 2 निबंध लिखने होते हैं। ये 250 नंबर का होता है आपका निबंध। इस समय निबंध का पेपर जो है वैचारिक स्तर पे पूछा जा रहा है। एक निबंध के जो क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, निबंध के ट्रेंड में कोई भी बदलाव नहीं है। अभी जो मेंस हुआ है ऑलमोस्ट वही ट्रेंड है। वैचारिक स्तर पे, थॉट के स्तर पे कुछ ऐसे लाइन दे दिए जाएंगे, आप उसको समझिए और फिर उसके हिसाब से आप राइटिंग। भाई स्कूल कॉलेज में पढ़ने के बाद जो कुछ बच जाता है आपके पास, जो याद रह गया, वही ज्ञान है। जो आप भूल गए सो तो भूल गए आप, अब उसके ऊपर पता चला आपको राइटिंग करनी है। रास्ता इंपॉर्टेंट होता है, वही इंपॉर्टेंट होता है, मंजिल गंतव्य नहीं। जैसे इस बार मान लीजिए एक निबंध, ऐसे और भी निबंध पूछे गए हैं। निबंध में थॉट प्रोसेस, उसमें आपकी ओरिजिनलिटी बाहर आनी ही आनी है। एग्जाम देने की जल्दीबाजी से ज्यादा जरूरी है प्रोसेस। आपको भी रास्ता ठीक करना है। मंजिल तो घर पहुंच जाएगी, नॉक करके आपको ज्वाइनिंग लेटर देके जाएगी। तैयारी का रास्ता, मार्ग ठीक करना है आपको। आप केवल 2-4 बार निबंध पढ़ेंगे कि इस निबंध को कैसे हैंडल करें, हम कैसे समझें, हम इसमें क्या लिखना है, नहीं लिखना है। भाई आप 12वीं तक तो कुछ ना कुछ निबंध लिख के स्कूल कॉलेज में भी आते हैं हम लोग। रेदर देन हमको कब एग्जाम देना है ये तो आप तब तय करिए। ठीक है, तय कर लिया आपने 27 में देना है, 26 में देना है। अब उसको छोड़ करके आइए, पहले देखिए तो निबंध आपको कितनी बातें समझ में आ रही हैं। समझ में आएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। मार्गदर्शन इसीलिए होता है। मार्गदर्शन किसी भी लेवल पे, ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम कोचिंग के लेवल पे ही, किसी भी लेवल पे, सीनियर हो, आसपास कुछ ऐसा एनवायरमेंट हो जहां आपको मार्गदर्शन मिल जाए, आप उसको देखेंगे तो ऑब्वियस है उथल पुथल मचेगी। निबंध के पेपर को देखेंगे तो आप, हम कैसे अचीव करेंगे हम। आप देखेंगे यूट्यूब पे बहुत सारे डिस्कशन है। अपने जो संस्था में धर्मेंद्र सर हैं, उन्होंने भी डिस्कशन कराया निबंध को लेकर के, पहले भी डिस्कशन है उनके। हर एक बार ऐसा हो रहा है पिछले 2 साल से, यहाँ पे भी और वीपीएससी में भी, जब निबंध या तो टेस्ट सीरीज या क्लास से उस तरह के वैचारिक सवाल आ जाते हैं। सर फिलॉसफी के बहुत अच्छे शिक्षक भी रहे हैं, तो उनका वो डोमेन भी रहा है। बहुत अच्छे से आपको तरीका बताएंगे, आपको कैसे समझा जाए। ठीक है, कोई भी निबंध है तो उसका एक तो साफ साफ अर्थ दिख रहा है और एक छिपा हुआ अर्थ है, गौण अर्थ है। कैसे आप उसको पकड़ेंगे, फिर कैसे निबंध को प्लान करेंगे। ठीक, वो सोचने का तरीका है। क्योंकि इस एग्जाम में सारे प्रोसेस में आपका थिंकिंग का जो तरीका होता है वो लगातार इंप्रूव करता है, कांस्टेंट। बहुत डिसिसिव रोल प्ले करेगा निबंध। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स, बहुत लोगों को आदत होती है लाइटली लेने की, लाइटली नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, मेरा एक सुझाव होता है, हर सब्जेक्ट, जैसे आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो या मिड में हो, मतलब आपने बहुत कुछ पढ़ रखा हो, कम से कम लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर तो हमेशा अपने तकिए के नीचे रख के सोना चाहिए। गूगल का जमाना है, जो लोग मोबाइल में पता नहीं क्या क्या लेके सोते हैं, क्वेश्चन पेपर भी उसमें रहता है। ठीक है, मेरा मानना है कि हार्ड कॉपी आप अपने तकिए के नीचे रखकर, जब मन में आया एक बार पढ़ लिया। ठीक, हार्ड कॉपी एटलीस्ट रख करके रखिए, वो आपको बार बार जागृत करता रहेगा।
अलग से उसको अरेंज करके रखिए आप, मेरा सुझाव है। सिलेबस को और कम से कम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को हार्ड कॉपी एकदम रखिए। क्वेश्चन बैंक तो अलग से रखिए, आप इसको जरूर रखिए अपने पास, ताकि पढ़ने से एक आइडिया आता है। निबंध के बारे में ये कहना है, आप निबंध में जो अच्छा करेंगे, आप शुरू से एफर्ट लगाइए वो अलग बात है, बट जब आप कि सामान्य अध्ययन पे अच्छी समझ बन जाती है, ऑप्शनल भी यदि आप पढ़ लेते हैं, जितना ज्यादा आपका थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ता जाएगा, ठीक है, निबंध में आपकी क्रिएटिविटी उतनी अच्छी होती जाएगी। घबराने वाली कोई बात नहीं है, बट पेपर तो देखिए कि किस तरह के निबंध आ रहे हैं। मुझे जब आपने एक बार संकल्प लिया कि मुझे बनना है, तो भाई मुझे इस रास्ते पे भी चलना है। हो सकता है किसी निबंध को कभी आप जा करके, भाई आपकी इच्छा, एक बार पता चला एआई की मदद ले रहे हैं आप, कुछ आइडिया क्लू दे रहा है कि जरा बताओ दोस्त, इसमें जरा क्लू बताओ, इसको कैसे सोचा जाए। टेक्नोलॉजी है तो उसका इस्तेमाल भी करना है। कुछ तो विचार उत्पन्न होंगे ना, थॉट्स चलने शुरू होंगे। बट निबंध में आप, एक बात बहुत क्लियर है, अच्छा तभी करेंगे जब आपको जीएस और जो भी आपको ऑप्शनल है, यदि ह्यूमैनिटीज है तो और अच्छी बात है, निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है तो कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, हर पेपर को लेके बच्चे क्वालिफाई करते हैं। इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखिएगा, डिसाइड करेगा, किसी को बहुत नीचे भी ला सकता है, किसी को बहुत ऊपर भी ले जा सकता है। एक्स्ट्रा बहुत अध्ययन नहीं हो सकता, क्लासेस भी 10, 12, 15 दिन समझाने के लिए चलती हैं। कोई भी क्लासेस इसकी महीनों नहीं चल सकती है निबंध के, ठीक है। तो ये जीएस का एक तरह से बाई प्रोडक्ट और न्यूज़पेपर का अंडरस्टैंडिंग का होगा ये, ठीक है। तो इसको रखिएगा प्रायोरिटी में। टाइमिंग भी थोड़ा समझा रहा हूं आपको, पेपर देखिएगा, परेशान मत होइएगा, क्योंकि इसका एक समय आएगा, बट कभी भी लाइटली नहीं लेना। ये बहुत ऊंचाइयों पे ले जा सकता है आपके मेरिट को, आपके सिलेक्शन को। और बहुत कम एफर्ट थिंकिंग, वो एफर्ट ऑलरेडी आप लगा रहे होते हैं, इसलिए इसको कभी भी लाइटली नहीं लेना है। इसके बाद जब हम लोग आते हैं सामान्य अध्ययन की बात करें, हम लोग जीएस की बात करें, तो जीएस में 4 पेपर हैं। जीएस में 4 पेपर है। एक पेपर जिसे हम लोग पेपर 1 कहते हैं, है ना। पेपर 1 भी आपका 250 नंबर का होता है। कौन कौन से सेक्शन होते हैं इसमें? हिस्ट्री का होता है, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी होता है, ज्योग्राफी भी होता है, सोसाइटी भी होता है। पिछले साल के पहले तक ये ट्रेंड था, 12-13 साल की मैं बात करूं मैं आपको, पेपर 1 में नंबर नहीं आते और ट्रेंड क्लियर था। लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों को 100 से अधिक नंबर आए, वरना ये इतना जटिल, हिस्ट्री का बहुत वास्ट सिलेबस हो जाता है जीएस में, ज्योग्राफी बहुत वास्ट हो जाता है, सोसाइटी भी उसका भी एक लेंथ हो जाता है, तो मैनेज करना मुश्किल होता है 3 घंटे में, ठीक। और प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसमें ऐड हो जाता है जब हम पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री के अलावा। ये बात सही है कि पिछले साल के पहले तक ऐसा कुछ था, ठीक है, कि बट अभी क्या देखें, पिछले साल का पेपर ऐसा था जहां लोग थोड़ा कंफर्टेबल उसको मैनेज किया और नंबर दिख रहे हैं। इस साल का भी पेपर ऐसा दिखा है कि लोग उसको मैनेज करने की स्थिति में। अभी देखो क्या होता है, यूपीएससी भी बच्चों के ट्रेंड को समझती होती है। जैसे दिमाग में बैठा हुआ है कि इथिक्स और निबंध बहुत अच्छा कर लेंगे तो हम बाकी हमें ध्यान देने की जरूरत, यूपीएससी ने गेम चेंज कर दिया, इथिक्स को ट्विस्ट कर दिया इस बार। जैसे हम यूपीएससी को प्रेडिक्ट करेंगे तो बहुत तेज झटका लगेगा हमें। पेपर 1 को कितना भी पढ़ लो नंबर नहीं आता है, नंबर पिछली बार भी हैं और इस बार भी नंबर आएंगे। तभी तो हमने बताया रूल, पहले तो आप पढ़िए सारे सब्जेक्ट को, तो जो काम 12-13 वर्षों में नहीं हुआ पेपर 1 अब वो करने लगा, पिछली बार भी किया और इस बार भी होने वाला है। तो हम तो पहला काम एज ए स्टूडेंट क्या होता है, पहले तो पढ़िए आप, प्लानिंग तो उसके साथ साथ होती रहेगी। किसी ने कह दिया ये नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ेंगे हम, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, फिर तो पूरी बात फंस जाएगी। इस बार एथिक्स में बहुत कुछ चेंज हो गया है। चेंज ऐसा नहीं कि बहुत कुछ अलग आ गया, अलग ग्रह से आ गया है, ठीक है, बट जो पैटर्न था उसमें चेंज हो गया, तो जो आपका कैलकुलेशन था वो फेल कर जाएगा। ये तो होता रहता है एग्जाम में, ठीक है। इसलिए आप पढ़ने का कार्यक्रम चलना चाहिए, ठीक है, जहां आपका कैलकुलेशन फिट बैठ जाए। ऐसे ही जीएस पेपर 2
हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब तक का जो ट्रेंड है इधर पिछले 3-4 वर्षों में, उसमें पॉलिटी भी थोड़ा सा कैलकुलेशन को, जो स्टैब्लिश कैलकुलेशन उसको थोड़ा चेंज कर रहा है। डिफिकल्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, यदि आपका एक लेवल है तो आप हैंडल करेंगे उसको, बट जो स्टैब्लिश कैलकुलेशन है उसमें भी चेंजेस दिख रहे हैं इस बार। जो कंफर्ट जोन था पॉलिटी वगैरह में, टूटता हुआ दिख रहा है, ठीक, जहां से स्कोर बहुत तेजी से हम खींच सकते थे, हम ना, टूटता हुआ दिख रहा है इस बार। सिलेबस के बियॉन्ड नहीं पूछा है, आप पढ़ने वाले हैं, आप उसको कर लेंगे मैनेज, ठीक। तो पेपर 2 में आपके ये सेक्शन आ जाते हैं, ये भी 250 नंबर का है आपका। पेपर 3 आपका इकोनॉमी है, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसमें इन्वायरमेंट है, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें और आंतरिक सुरक्षा है, ठीक है। ये सारे सिलेबस में उसमें दिए हुए हैं। ये भी 250 नंबर का आपका है। और आप सब जानते ही हैं पेपर 4 इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड के लिए जाना जाता है। यानी जीएस पूरे आपके जो है 1000 नंबर के जीएस हो जाते हैं, 250 नंबर का आपका निबंध है, ठीक है। और ऐसे ही जब हम वैकल्पिक विषय की बात करेंगे हम लोग, कोई भी आपका वैकल्पिक विषय हो, 2 पेपर इसमें भी होते हैं, 250 नंबर ईच, यानी 500 नंबर, टोटल 1750 नंबर का आपका ये पेपर है। आमतौर पर बच्चे, किसी को मैं देखता हूं, मुझसे भी मिलते हैं, मैं भी हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा रहा हूं, सर ऐसा कौन सा ऑप्शनल ले लें जिसमें मुझे 300 नंबर आ जाएगा। कभी आप एक बार सर्वे करके देखिए, जितने लोग क्वालिफाई किए हैं, कितनों को 300 नंबर आया है उनके अपने अपने ऑप्शनल में। कई बार तो हमारे सवाल भी बड़ा अद्भुत होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट रैंक पे आई है उनको भी 280 नंबर से अधिक नहीं आया, फिर भी फर्स्ट रैंक पे है वो। हम शुरू ही यात्रा यहीं से कहते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है 200 नंबर छोड़ क्यों देते हैं, 500 में 500 ही आ जाना चाहिए इनको। मेरा पॉइंट, मेरा जो इसमें ये कहता है, अनुभव कहता है कि आप को अच्छे से पढ़ना चाहिए अपने सब्जेक्ट को। ये तो डिपेंड करता है आपकी तैयारी और उस साल के क्वेश्चन पे, और आप क्या लिख के आते हैं। बच्चों का सवाल आता है हम कौन सा ऐसा ऑप्शन ले लें जो बहुत स्कोरिंग हो। भाई आप इकलौते थोड़ी हैं, फिर तो सब वही ले लेंगे। फिर यूपीएससी ने जो 48 सब्जेक्ट दे रखे हैं, क्यों दे रखे हैं? अच्छा, आपने जो ऑप्शनल लिया, चूज किया, उससे कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ? भाई सारे सब्जेक्ट में लगभग सिलेक्शन होते रहते हैं। कोई असमिया से भी क्वालिफाई करता है, कोई मराठी से भी क्वालिफाई करता है। इस इंपॉर्टेंट होता है कि आप पढ़ते कैसे हैं। और इस तरह के जो ऑप्शन में जो गलतियां क्या होती हैं, यात्रा की शुरू करते ही 300 नंबर तो आ जाने चाहिए। तो तुम एक बार सर्वे तो करके देखो, 1000 सिलेक्शन में कितने को 300 आए हैं। क्या 250-60 वाले आईएएस नहीं बन रहे, क्या वो भी बन रहे हैं आईएएस? धरा थोड़ा सा सर्वे करेंगे ना, अभी तो चीजें इजीली अवेलेबल होती हैं। तो आप ऐसे प्रश्नों से बचें। चयन तो जो करना हो करिए, आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। 1750 नंबर है आपका ये, ठीक। अभी आज का तो पेपर कंप्लीट हो गया है, अब इसके रिजल्ट आएंगे, फिर पता चलेगा क्या होने वाला है, फिर इंटरव्यू होगा, तब मेरिट आएगी, पता चलेगी। पिछले साल क्या हुआ है, 729 नंबर पे जनरल स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया है। अपने प्रारंभिक परीक्षा में आपको क्या बताया, 67 क्वालिफाई करना है। और जीएस में टारगेट रख के चलिए, 60 क्वेश्चंस आपको हैंडल मुश्किल होता है, ये मैं पहले कह दूं, इम्पॉसिबल नहीं है। जो 10-12 हजार 13,000 बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं, यदि आपके पास आंकड़े कहीं से मिल रहे हैं, आप देखिएगा, उसमें 500,000 बच्चे होते हैं जो 120 या उससे नंबर आसपास नंबर, वो भी आपके बीच में ही जो नंबर पा रहे हैं, फिर वो आप क्यों नहीं? हर एक को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, एक हर एक को अपने बारे में सोचना होगा, तभी वो रास्ता बना पाएंगे। हर एक बार ऐसा होता है कि उस 12-13 हजार रिजल्ट में 1000 ऐसे बच्चे हैं जो 120, 110, 125, 30 भी स्कोर उसके आसपास कर रहे हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं तो औसतन 10-5 बच्चों को मैं जानता हूं हर एक साल जो मुझे मिल जाते हैं, जो दिखाते हैं मुझे, ठीक है। ऐसे ही
मैं यहां बात कर रहा हूं आपसे, ये 729 है, बट आप हमेशा ध्यान रखिएगा कट ऑफ पिछले 12-13 वर्षों का देखेंगे आप तो एक ही बार 750, एक 751 गया है, एक बार 774 गया है। 750 के नीचे ही कट ऑफ रह रहा है 750 के। ठीक, एक सिंपल इसमें हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि जो भी कट ऑफ जाए, यदि इससे आप सेवन 29 कट ऑफ है, यदि किसी के 800 नंबर आ गए हैं तो कई बार इंटरव्यूअर नहीं भी चाहेगा तब भी उसे नौकरी तो एटलीस्ट मिल ही जाएगी। इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं है, पीटी के नंबर ऐड नहीं होते हैं, बट ये पूरी तरह से आपके हाथ। मैं पिछले हर क्लास में ये रिपीट करता आया हूं, मेंस का मतलब ही होता है अपने हाथों से अपना मुकद्दर लिखना। मेंस का मतलब ही होता है अपने हाथों से अपना मुकद्दर। आज जिन जिन लोगों ने मेंस का पेपर राइटिंग किया ऑप्शनल का, अपना मुकद्दर लिख रहे हो। मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा, मतलब मेरी निजी राय है, सब अपनी अपनी स्ट्रेटजी लगाइएगा कि पूरी तैयारी, पूरी ऊर्जा, पूरी जान मेंस में लगा देनी चाहिए। आपका 26 में, 27 में, 28 में कब आपका प्लान है वो आप देखिए। यदि आपने यहां एक कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया मेंस में ना, तो मैं नहीं मानता हूं कि कोई रोक पाया है किसी को, क्योंकि उस लेवल पे ना सस्टेन लोग नहीं कर पाते अपनी तैयारी को। उत्साह से पढ़ाई शुरू करते हैं, कुछ महीने उत्साह से पढ़ते हैं, फिर वो कई बार अप डाउन तैयारी ब्रेक कर देते हैं वो। ठीक है, वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं अपने मोमेंटम को, मैंने देखा। तो मेंस पीटी से पहले आपकी मेंस पे बहुत शानदार पकड़ होनी चाहिए। जिसका मेंस बहुत अच्छा होगा प्रारंभिक परीक्षा में भी बहुत अच्छा करेगा। प्रारंभिक परीक्षा में दो तरह की बातें होती हैं, एक होता है इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं जो आपको याद रखना होता है, सूक्ष्म जो बातें होती हैं, और एक होता है कॉन्सेप्चुअल। प्रारंभिक परीक्षा वही निकालेगा जिसको दोनों तरीके पे पकड़ होती है जीएस में, और जिसका मेंस बहुत अच्छा होगा कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं करेगा कभी भी, ये भी बहुत डिसाइसिव होता है। पीटी तो होगा ही होगा उसका, बट वहां चीजें याद भी रखनी पड़ती हैं प्रारंभिक परीक्षा में, जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम का नेचर होता है। मेरा सुझाव, निजी राय मेरी ये है कि थोड़ा आपका टारगेट हो, टारगेट थोड़ा डिफर भी कभी करना पड़े, 26 की जगह 27 भी निकाल रहे हैं आप, कोई बात नहीं, बट एक संकल्प लीजिए जिसको 27 में एग्जाम देना हो, ठीक, वो संकल्प ले कि 2026 के अगस्त सितंबर में यूपीएससी का ये सब पेपर का मेंस, उधर यूपीएससी का पेपर होगा, इधर घर में बैठ के अपने 3 घंटे की राइटिंग करेंगे। अगले 1 साल में अपने मेंस की तैयारी को आप वहां पहुंचा दीजिए, उधर पेपर होगा, इधर आप घर में राइटिंग। मैं 26 के लिए नहीं कह रहा हूं, 27 के लिए कर रहा हूं, 28 जो आगे बच्चे प्लान कर रहे हैं। 26 वाले के पास तो अब जो है सो है, अब तो आगे बढ़ना है उन्हें। अब तो यदि यूपीएससी के पेपर को आप घर में राइटिंग करके ले गए 27 घंटे आप, ठीक है, राइटिंग कर लिया आपने लगातार 3 घंटे, इट मीन्स आपने पढ़ाई अच्छी की है। कुछ कमी रह भी जाएगी तो सितंबर अक्टूबर में आप उसको इंप्रूव, 2027 फिर शानदार तरीके से आपका होगा। किसी को लगता है मुझे 2028 में निकालना है, तो 27 सितंबर तक उसकी मेंस की तैयारी। आप पूछते हैं ना कब देना चाहिए एग्जाम, मैं 26 की बात नहीं कर रहा हूं, फिर आपको लगेगा अरे 26 में देना था हम लोग को, बताओ अभी तो हमारी तैयारी अभी हुई ही नहीं है, अभी तो सितंबर तक, सितंबर आ गया, आप तो घबराइएगा नहीं। एक बार जब युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं तो आपको रणनीति थोड़ी बहुत एडजस्ट करने का मौका होता है, रिस्क लेने का मौका होता है। जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो निकालने जा रहे हैं, बस मैं इतना जानता हूं, प्रीलिम्स हो या मेंस। ठीक, जब समय हमारे हाथ में होता तो हम तो निकल जाने देते हैं उसको, हम फिर समय का रोना रोते हैं हम, काश एग्जाम बढ़ जाता हमारा। ठीक,
तो जिनके पास समय है उनको मैं बता दे रहा हूं, बार बार ये सवाल आता है मुझे क्या करना चाहिए। आप केवल ये काम कर लो, जिस साल आपको एग्जाम देना उसके 1 साल पहले संकल्प ले लो कि मुझे उसी दिन राइटिंग, जैसे आज ऑप्शनल का पेपर हुआ तो आज राइटिंग करिए आप घर में बैठ के। फिर देखिए आप कहां रहते हैं। आप भाई होगा या नहीं होगा आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा, और ये सब कुछ आपके एफर्ट पे डिपेंड करता है। कोई नहीं बता, हम लोग क्या, जैसे आपने कोई आंसर देखा तो हम बता देते हैं हाँ ये अच्छा लेकर आओ, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। बट आप ओवरऑल, भाई मैं तो कोई एक विषय बता सकता हूं, आप इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। तो ये तो आप अगले अगस्त सितंबर में अपने आप को देखिए, जो लोग 27-28 के लिए प्लान कर रहे हैं। जिस साल आपको एग्जाम देना हो 1 साल पहले, मैक्सिमम दिसंबर तक आपकी तैयारी हो गई, अब एग्जाम जितना ज्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस के थ्रू देंगे आप, उतने अच्छे पोजीशन में रहेंगे आप पीटी और मेंस में। यदि एग्जाम के पहले आपको बार बार करंट अफेयर्स के अलावा नई नई चीजों को पढ़ना पड़ रहा है तो रिस्क बना रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है? रिस्क बना रहता है, ऐसा नहीं नहीं होता, होता है, रिस्क बना रहता है। आप हमेशा सोचिएगा कि कट ऑफ जो भी हो मुझे बहुत अच्छा करना है, और इसके लिए पहली शर्त ये होती है कि मेंस में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के हम ना आए। अच्छा, आप पूरे सिलेबस की तैयारी नहीं करेंगे तो कैसे ये पॉसिबल है? आप रिस्क ले सकते हैं, हाँ हिस्ट्री में ये सेक्शन थोड़ा कम पढ़ के जाता हूं, इसको ज्यादा पढ़ के जाता हूं, ज्योग्राफी में सेक्शन, बट ये रिस्क नहीं ले सकते हैं कि आपको कुछ भी नहीं पता हो। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, ठीक है, बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं कि आपको कुछ भी नहीं पता हो। उस सब्जेक्ट जो सिलेबस दिया गया है उसके बारे में पता होना चाहिए, और एक नोट्स आपके पास कम से कम, आप उसका रिवीजन कम कर सकते हैं एग्जाम के पहले, आपको लगता है तो। बट कुछ भी नहीं पता हो, ये बात ठीक नहीं है इस एग्जाम में। कब कौन सी चीज हावी हो जाए वहां पता नहीं है, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा को लेकर के है, आप बस ये अंक ध्यान में रखिएगा। वैसे एक ट्रेंड ये चलता है मेंस को लेकर के, अभी तो लेटेस्ट ट्रेंड हमने बताया, अभी ऑप्शन का ट्रेंड पता चल जाएगा। हिस्ट्री पेपर 1 इज ओके, मतलब ठीक है, पिछले बार की तुलना में और कंफर्टेबल है, ठीक है। किसी बच्चे ने जीएस को मतलब क्वेश्चन समझ जाएगा पूरा का पूरा इस बार तो। अभी तक जो पेपर 2 भी आ गया होगा मेरे मोबाइल पे, बस क्लास के बाद देख लूंगा मैं उसको भी एक बार, है ना, ठीक है। बस मैं एक बात कर रहा हूँ, जो ट्रेंड क्या चलता है कि ऑप्शनल अच्छे से करना चाहिए, मेरा भी मानना है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपके 250 नंबर, 250 नंबर, 300 नंबर की संभावना यहाँ है। 250 से 300 के बीच में कहीं भी पा गए ना आप, जैसे देखो अब क्या हुआ, 729 नंबर गया। अब 729 में किसी स्टूडेंट्स को मान लो ऑप्शनल में 260 नंबर आ गया, तो ये आईएएस का नंबर है। अब यही 750 गया तो 260 की वैल्यू नहीं है, ये कम से कम 280 हो, 290 हो। कटअप 729 गया तो 260 की वैल्यू बढ़ गई, कटअप कम है ना तो आपका नंबर बहुत। ये तो यूपीएससी से डिपेंड करता है, बट उससे ज्यादा जरूरी होता है कि स्टूडेंट कैसे पढ़ रहे हैं अपने सब्जेक्ट को। कहते हैं ना कि भाई वो पूरी ताकत लगा के पढ़ना, राइटिंग को प्लान करना। जैसे आज 6 घंटे का पेपर हुआ है, जिस स्टूडेंट का पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक दोनों पेपर में अपने मस्तिष्क पे, क्वेश्चंस पे कमांड, चाहे जितना भी डिफिकल्ट हुआ हो, पैनिक न होकर के वहां बेस्ट करने की कोशिश हुआ, ये तुलनात्मक एडवांटेज होता है। बैठे बैठे 300 नंबर नहीं आते हैं, हो सकता है फिर 250 में मेरिट बन जाए उनकी। 6 घंटे कितना कंट्रोल बीता उनका, ये तय करता है कि पीछे आपने कितनी मेहनत। वहां आधे घंटे में पैनिक बटन दब गया, बाहर कैसा हुआ मीन्स तो कह देगा ठीक ही ठीक हुआ है, नहीं ठीक हुआ है, बट वो तो जान ही रहा है स्टूडेंट हुआ क्या है उसके साथ। 6 घंटा 8 घंटे जिसका कमांड था वो बाजी मारेगा। तो आपकी तैयारी में, मेंस की प्लानिंग में हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। आप ये सोच के मत पढ़िए कि मुझे 300 ही आ जाएंगे, 350 आ जाएंगे।
अधिकतम आने चाहिए आपको, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपका। हर क्वेश्चन में कोशिश करिए कि सही दिशा में हम उत्तर प्रेजेंट। 270 होगा कि 280 होगा वो तो सिचुएशन उस दिन पर डिपेंड करेगा कि 310 होगा आपका, बट आप अपना सॉलिड एफर्ट इसमें लगाइएगा। मैसेज क्लियर है ना सभी को? आवाज तो एक सिंक में आनी चाहिए। मैसेज क्लियर है ना सभी को? जब भी आप मेंस के लिए प्लान करें, कोई नहीं कह सकता, आप भी नहीं कह सकते कि 300, कोई कैसे कह देगा, उस समय क्या क्वेश्चन आएगा, आप क्या लिख के आएंगे। बट यदि आपने अपना बेस्ट दिया है तो आप दौड़ेंगे, बिल्कुल आगे की रेस में दौड़ेंगे आप। तो जब मेंस को प्लान करें ना कि मेंस कैसे निकलता है, उसमें इसको हमेशा प्रायोरिटी पे रखें, ठीक। और मेंस को जब भी प्लान करें, जब आपका जीएस प्रिपेयर हो जाए तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रायोरिटी पे रखें। तो ये नीचे ना चला जाए बहुत, सब मेहनत आपका वो हो जाएगा, ठीक। बाकी जो आप एफर्ट हमने कहा पढ़िए आप, ठीक है। तो मेंस को लेकर खास करके जो अभी इमीडिएट अपेयर 26-27 में होने जा रहे हैं या आगे भी जो अपेयर होने जा रहे हैं, जब आप कैलकुलेट करेंगे ना मेरा मेंस कैसे होगा, पहली बार में तो आप पढ़ते जा रहे हैं, सब सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, फिर कैलकुलेशन में ये बात आती है ना सामने भाई, तो आप इसको स्पेशल रखिए आप। और इसमें नीचे नहीं जानी चाहिए, ग्राफ नीचे ना जाए हमारा। 250 नंबर का है तो हम 125 के आसपास, यदि वैचारिक सवाल पूछे जा रहे हैं तो 100-200 वैसे सवालों को सॉल्व करने की इतनी आदत डालें, कैसे लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि इसमें एफर्ट बहुत नहीं है, जीएस में सारा एफर्ट लग चुका होता है, ठीक। दो चीजें आपकी दुरुस्त, ठीक है, फिर तो आप दौड़ेंगे। 750 नंबर है, 750 नंबर में आप प्लान करके जा रहे हैं, 50% नंबर लाना बड़ी बात नहीं है किसी के लिए भी। हमने एक मोटे तौर पे हमने कहा 375 नंबर, 1000 नंबर में 40% नंबर भी, 400 नंबर भी किसी को आ गए, 775 होता है। इससे ज्यादा कटअप तो पिछले 15 साल में भी नहीं गया है। बट ये नंबर तो आपको मैं मिनिमम कह रहा हूं, इससे रह गया तो वेल एंड गुड, बट ऑप्शन में तो हमें उम्मीद तो है कि हम आगे ले जाएंगे। बस मैं एक आंकड़ा आपको बता रहा हूं कि ये आप कम से कम अपनी प्लानिंग में रख सकते हैं। यहां 40% लाने के लिए भी बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, मत सोचिएगा कि कहने मात्र से आसान हो गया। इसलिए हमने कहा पहले जब पढ़ने का दौर हो तो पढ़ने पे ध्यान दीजिए आप, बट ये सब आइडियाज रखिए अपने साथ आप। दो ऐसा जोन है जहां हमें काम करना चाहिए ठीक से, ठीक। मुख्य परीक्षा है ये आपका, इसके बाद जब आप मेंस क्वालिफाई करेंगे, ऑब्वियस है करेंगे, आप सब करेंगे ना, ठीक है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, है ना। इंटरव्यू है, उसके लिए बहुत सारी बातें हो सकती हैं, करते रहते हैं हम लोग, बट अभी आप बस इतना जान लीजिए, जो बिगिनर बच्चे हैं 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार, जिसको पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जाता है ना। कुछ भी आप देखेंगे, मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूं कि बहुत अच्छा नंबर माना जाता है अभी 170-75 से 200 के बीच में इंटरव्यू में 210 तो रेयर आते हैं, बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। मेरा जो अनुभव है उसमें यह है कि बहुत बड़ी गलती ना करें तो बुरे से बुरे हालत में भी 125-30 नंबर तो आ ही जाते हैं, ठीक। इसमें बहुत सारी बातें हैं, आप जब मेंस पढ़ेंगे बस समझते हुए पढ़ने की आदत डालिएगा, किसी भी चीज को, जीएस हो, ऑप्शनल हो, ऐसे तो वैसे भी समझेंगे नहीं तो आप एक लाइन भी नहीं लिख पाएंगे उसमें, एक पेज तो छोड़िए आप, समझते हुए पढ़ने की आदत डालिएगा आप, इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा, ठीक। हाँ, जैसे 729 नंबर कट ऑफ गया, आपके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं,
तो जो कट ऑफ लोअर, मैं जनरल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, मैं कैटेगरी के हिसाब से कम होता चला जाता है। इस पे आप समझ लो फिर इंटरव्यू में आपको 212 215 चाहिए नीचे से रैंक लाने के लिए। हाँ, नीचे से भी रैंक आता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। यदि आप केवल कट ऑफ पे हैं तो इससे कम पे बात, और ये उस 1000 में किसी 1-2 को आता है, नहीं भी आता है। सोच लो मीन्स कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यदि मान लो किसी को 800 नंबर यहां आ गया, यानी 70 नंबर का एडवांटेज ले गया है। किसी को 800 नंबर आ गया तो वो 145-50 नंबर भी लाएगा तो बीच बीच में कहीं ना इनकम टैक्स वगैरह तो लेके निकल ही जाएगा वो। ये कितना आप इंक्रीज कर सकते हैं, इसलिए आपके हाथ में ये तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा करेंगे, हमने क्या कहा, फिलहाल मैं आपको इतना कह सकता हूं, हर चीज को समझ के पढ़ने का डालिए। इंटरव्यू में बुरे से बुरे हालत में 150-60 नंबर आपको भी आ जाएंगे। बाकी तो बात जब उस लेवल पे स्पेसिफिक करें, मान लो किसी एक चीज पे तो मैं बताऊं और क्या क्या ध्यान रखें आप। हम तो एक जनरल क्लास ले रहे हैं, एक जनरल परिचय मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा अभी इस बार का ट्रेंड भी ध्यान में रख रहा हूं, क्या अभी हुआ है, बस ब्रीफ में उन बच्चों को बस बताना चाह रहे हैं जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, या थोड़ा उनको एक टाइमिंग की भी समझ देना चाह रहा हूं मैं, है ना। जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो पूरी एक पिक्चर ही रख रहा हूं सामने में आपको कि भाई आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। ये जितना इंक्रीज करा, किसी का मान लो जैसे अभी आप देखोगे शक्ति दुबे मेंस में सबसे ज्यादा नंबर नहीं है उनको, उनसे भी ज्यादा नंबर लोगों को आए, बट उनको इंटरव्यू में कम आए इसलिए वो रैंक 1 नहीं आ पाए। शक्ति दुबे से भी ज्यादा नंबर लोगों को आया है मेंस में, बट शक्ति दुबे को इंटरव्यू में ज्यादा नंबर है। कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं सर रैंक 1 कैसे आता है, इसका उत्तर भी यही छिपा हुआ है। मीन्स आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मान लो आपने काल्पनिक सवाल है, इसको पता चला कोई अचानक से लगा सर बोर्ड पे बात करना बड़ा आसान है, मान लो मैं काल्पनिक तौर पे कह रहा हूं, असंभव जैसा चीज है ये, यूपीएससी का जो 850 नंबर आ गए, इंटरव्यू में नंबर नहीं आया तो फिर कैसे टॉप कर जाएंगे आप। ये कोई नहीं कह सकता कि फर्स्ट रैंक कौन आएगा। आपने देखा होगा जो शक्ति दुबे जी भी कह रही थी उसके पहले भी कि ऐसा लगता था कहीं ना कहीं हो जाएगा, बट कभी उम्मीद नहीं करते थे कि फर्स्ट रैंक आ जाएगा। कोई नहीं कह सकता ये। मेंस में बहुत अच्छा करने के बाद इंटरव्यू में कम आ गया, कैसे आप फर्स्ट रैंक आ जाएंगे, अब नहीं आ पाएंगे। बहुत सारे बच्चे सवाल, बड़े काल्पनिक सवाल, कई वर्कशॉप खान सर के साथ भी हम लोग लेते हैं। सर को जब सवाल पूछ, सर भी बहुत तरीके से जवाब देते हैं, मुझे याद है अभी भी, है ना, ठीक है। पटना में एक वर्कशॉप हो रहा था, सर से किसी ने पूछा कि सर ऑप्शनल का चयन कैसे करें। अब सर का उत्तर भी वैसा ही होता है, तुम अपनी पत्नी का चयन हमसे पूछ के करोगे, ठीक। सर का उत्तर भी बड़ा ठीक है ना, सर हम लिख ही नहीं पाते हैं। सर ने कहा देखो टंकी है, ठीक है, पानी का टंकी है, उसमें पानी पहले भरेगा ना, तब तो टैप खोलोगे तो पानी आएगा, पहले पढ़ो ना उसके बाद लिखोगे तुम, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे उनके जो अंदाज होते हैं बात करने के, वो लाजवाब होते हैं, ठीक है। वो मैं खुद ही करने नहीं बोलता हूँ, सर ऑप्शन का चयन कैसे करें, पत्नी का चयन तुम पूछ के करोगे हमसे, ठीक है। खैर वो तो सर का अपना एक तरीका है। बस मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेंस और इंटरव्यू दोनों के नंबर, रिटन एग्जाम और नंबर होके मेरिट बनते हैं। देखो पहली बात में तो उम्मीद होती है कि इंटरव्यू कहीं भी मेरा नाम आ जाए, आते ही एक अलग क्लास, दुनिया अलग हो गई, ये बात सच है। बट मेरा इतने सालों का अनुभव है, बहुत सारे नौकरी वाले मित्र भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, पावर है तो जिम्मेदारियां भी बहुत हैं, बट मजा भी है बहुत उसका, ठीक है, जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं। तमाम नेम फेम, ठीक है, आसपास के लोगों की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाती है, हम सबको भी बड़ा प्राउड फील होता है जो बहुत अच्छे क्वालिफाई करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि भाई आप, ठीक है। तो कभी किसी के मन में सवाल है फर्स्ट रैंक क्यों नहीं आता है, तो आप केवल इतना सोचिएगा एक बात, फिलहाल मींस में बहुत अच्छा कर लेते हैं, इससे ज्यादा सोच करके कुछ कर नहीं पाएंगे आप। इंटरव्यू आपके हाथ में, 5 लोग इंटरव्यू लेते हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन का कम से कम 25-30 साल का अनुभव है, 150 साल का उनका सार्वजनिक अनुभव, और आप 21, 24, 25 साल के नन्हे मुन्ने आप सब बैठे होते हैं। एक तरफ 150 साल का अनुभव, दूसरी तरफ 1.5 साल का भी अनुभव नहीं है आपका।
सुन पा रहे ना मेरी बात? तो बस अब मैं इतना कह सकता हूं कि आप समझ के पढ़िए, इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा आपका। पढ़ने में समझने को बहुत ध्यान, लॉजिक पे बहुत ध्यान दीजिए आप। याद तो रखना पड़ता ही है पॉइंट्स के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में, बट जितना संभव हो समझ के पढ़ाई करिए। इंटरव्यू भी बहुत अच्छा होगा, निबंध भी बहुत, हर जगह बहुत अच्छा करेंगे आप। टाइम लगे लगने दीजिए आप, बट समझ के पढ़ने की हर चीज को आदत डालिए आप। इस एग्जाम को मतलब थोड़ा आसान बनाने का तरीका जो मुझे समझ में आता है वो यही आता है, अधिक से अधिक समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक, 3 स्टेज के एग्जाम हो गए आपके, है ना। कुछ लोकप्रिय सवाल हैं जो एक बार हम लोग, या जो चुनौतियां मैं देखता हूं, एक बड़ी चुनौती क्या होती है कि आप इस पूरे एग्जाम में देखो क्या पढ़ना है, ये बात आपको तो सिलेबस से समझ में आ जाएगी थोड़ी बहुत, और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से समझ में आएगी। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पीवाईक्यू तभी आप समझ पाएंगे जब आपको उस सब्जेक्ट की समझ होगी। बच्चे शुरू से ही पीवाईक्यू के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे मान लो अभी मैं एक क्लास में मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री पे मैं क्लास ले रहा हूं अभी, तो जब एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तब मैं कहता हूं आप पीवाईक्यू पढ़ना शुरू करिए। कहीं मैं मॉडर्न की क्लास ले रहा हूं, मैं मेंस में चल सकता है आपका पीवाईक्यू साथ साथ, पीटी में नहीं चलेगा आपका पीवाईक्यू साथ साथ। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी तैयारी में, ठीक है। सिलेबस से कम महत्व नहीं रखता है पीवाईक्यू, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इससे तो पता चल गया क्या पढ़ना है। अब अगला सवाल होता है कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, और नोट्स। मैं बस आपको केवल संक्षेप में ये कहना चाह रहा हूं, किसी भी सब्जेक्ट में निबंध का कोई एक नोट्स नहीं हो सकता आपका, उस तरह का अंडरस्टैंडिंग हो सकती है उसमें भी। नोट्स के बिना आप, मेरा मानना है 90-95% बच्चे अच्छा कर ही नहीं सकते हैं जिनका नोट्स नहीं हो तो, ठीक है। ये मेरा मानना है, अपवाद होंगे, मैं किसी भी बात को आप अपवाद मान सकते हैं आप, कोई ऐसा ना हो कि कोई देखे बोला कि हर तरह के लोग होते हैं अलग अलग, है ना। नोट्स मस्ट है, ठीक, नोट्स मस्ट है आपका। और कितना भी जटिल हो, नोट्स एक ही जगह हो, एक ही स्थान पर होना चाहिए आपका। इंडियन ज्योग्राफी है तो एक कॉपी में इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो तो एक कॉपी में हो, पॉलिटी है तो कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉपी के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री तो कॉपी में हो। जितने ज्यादा सोर्स बिखरे हुए रहेंगे आप कभी भी एग्जाम में बेटर नहीं कर पाएंगे। एक जगह करने में टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन आपको कई बार लगेगा कि नहीं बहुत लेंदी हो रहा है, आप कहीं क्लासेस कर रहे हैं, क्लास में जो बताया जा रहा है आप वो भी आपका बेस्ट नोट्स बन सकता है, बेस बना लीजिए उसको आप, उसमें ही थोड़ा बहुत ऐड ऑन करिए जरूरत पड़े तो। आपको नोट्स के बिना इस एग्जाम को मैनेज नहीं कर पाएंगे आप, ये मस्ट है, ठीक है। तो एक ही स्थान पे आपके नोट्स होने चाहिए। तीसरा जो मेजर पॉइंट मैंने देखा है, जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं इतने सालों से, जैसे अभी मान लीजिए अभी आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक, तो पॉलिटी आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, पॉलिटी के बाद इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट हो गई, पॉलिटी ऑलमोस्ट गायब हो जाता है। इकोनॉमी के बाद मान लीजिए सोसाइटी वाली क्लास हो गई तो इकोनॉमी पॉलिटी दोनों गायब हो गया। जो सबसे बड़ा चैलेंज मैंने महसूस किया है, जो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करें। यस, ये सबको पता है कि जब आप प्रीलिम्स देने जाएंगे पीटी का एग्जाम जीएस में, तो 7-8 सब्जेक्ट को 2 घंटे में जाके परफॉर्म करना है, और फिर ब्रेक के बाद मैथ, मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, सीसेट को भी हैंडल करना। यानी 11-12 चीजें आपको एक दिन में 4 घंटे में जाके परफॉर्म करनी है। इस एग्जाम में वो स्टूडेंट बहुत अच्छा करेगा जो शुरू से इस बात को लेके अवेयर रहे
कि हमें इसको मैनेज शुरू से करना है, कंट्रोल के बाहर जाने नहीं देना है। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट को देखता हूं मैं, क्लास के साथ बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, 4 महीने बाद उनके चेहरे पे फिर वही भाव होता है जैसे कुछ जानते थे तो कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव मैं आपको देने जा रहा हूं, 26 हो या 27 हो या 28 हो, जब से आपको करना है करिए। आप एक साथ मल्टीपल सब्जेक्ट को मैनेज करने की आदत डालिए। ठीक, जब आप मैनेज करेंगे तो चुनौतियां बढ़ेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, अभी आप रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, तो पॉलिटी आप अभी लर्न कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कहीं क्लास ही कर रहे हैं, आप रोज पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, पहली प्रायोरिटी तो पॉलिटी को दीजिए आप, क्योंकि आप उसको पढ़ रहे हैं। फिर जब समय बचे तो इससे पहले आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा, मान लीजिए आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि क्लास के साथ जो मॉडर्न हिस्ट्री पे आपकी पकड़ बनी थी उसको पॉलिटी के साथ भी बनाए रखिए आप। टाइम तो उतना ही है आपके पास। ठीक, पॉलिटी भी आपका कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए अब आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो जब लर्न कर रहे हैं तब आप, जब आप क्लास से फ्री हो गए तब तो बड़ी बात नहीं होती है। अब इकोनॉमी के साथ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे आप मैनेज, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैनेजमेंट डिफिकल्ट। समस्या मैनेज करने में लोग फंस रहे हैं, समस्या पढ़ने में नहीं। लगभग बातें तो समझ में आ जाती है बच्चों को, यदि पढ़ने का वो मन बना लिया है तो। इसलिए हमने बोला पढ़ने का मन बना लिया है तो ठीक, अब मन नहीं बनाया तो उसकी बात अलग है। ठीक, सबसे बड़ा चैलेंज यहां पे आ रहा है सब्जेक्ट को मैनेज करना, यदि आप सही दिशा में हैं तो। अब जब मल्टीपल सब्जेक्ट, आपके पास टाइम तो उतना ही होता है, 8 घंटे 10 घंटे 6 घंटे 12 घंटे जो भी आप पढ़ते होंगे आप आवर्स में, ठीक है, तो फिर आपको खुद डिसाइड करना होता है कि जिसको आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे उसको तो दे ही रहे, रिवीजन कब कैसे कितना करेंगे। हर स्टूडेंट का अपना एक विजन काम करने लगता है, दृष्टिकोण काम करने लगता है। बस आपको पता होना चाहिए एट द एंड कि मुझे इसको रिवीजन करना है। हम वीकेंड पे करें, छुट्टियों पे करें, जैसे भी करें हम रिवीजन। बिग चैलेंज है। यदि जनवरी 2026 तक करंट अफेयर्स छोड़ करके पीटी के जो सिलेबस हैं, लगभग जो आपने नोट्स बनाए हैं उसका 40-50% भी होल्ड कर लेते हैं, मैं 100 की बात नहीं, जो नोट्स बनाए हैं, जीएस में बहुत शानदार परफॉर्म करेंगे आप। क्योंकि आगे जो प्रैक्टिस होगा फिर आप सब इंप्रूव कर जाएंगे। जो आपका 40% है वो 100 पे पहुंच जाएगा, 110 पे भी चला जाएगा। सुन पा रहे हैं सभी लोग? 30 जनवरी तक यानी शहीद दिवस तक, महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी उस दिन। कई बार शहीद दिवस के तौर पे भी उसको याद कर लिया जाता है ना। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। यदि आप सारे सब्जेक्ट को, करंट अफेयर्स को अपार्ट छोड़ते हुए मैं कह रहा हूं, 40-50% होल्ड कर ले गए आप, तो अगले 4 महीने में आपको लिबर्टी बहुत मिल जाएगी, पीवाईक्यू पे, टेस्ट सीरीज पे, एनसीईआरटी को रिवीजन, मतलब बहुत लिबर्टी मिल जाएगी आपको जीएस को ग्रैब करने में। अच्छा, अब यही बात कोई पूछेगा सर 27 के लिए क्या करना है? भाई उसके लिए भी 1 साल बढ़ा देना है। 28 के लिए क्या करना, बढ़ा दिया करो आप। जो अभी पैटर्न है मई में एग्जाम का, आपको टाइम अच्छे मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइमर, सबने कैसे कहा, नदी आप 2-4 बार जब तैर जाते तो आपको पता होता है, ईश्वर ने करे आपको दूसरी बार मेंस देना पड़े, तीसरी बार मेंस देना पड़े, पर दूसरी बार आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमने क्या क्या किया था जिससे हमारा प्रीलिम्स। पहली बार में ही बच्चे क्या होता है कि वो, उनको पता है ही नहीं, वो शुरू कर देते हैं। मैं हमेशा कहता हूं टाइम पकड़ के चलिए आप अपने हाथ में। एक बार जब आपको अनुभव हो गया, बार बार क्यों देना, मुक्ति ले लीजिए आप इससे। बट देना पड़े तो आपका अनुभव आपके पास है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे क्या क्या करने की जरूरत है।
समझ में आ रही बात सभी को? पीटी के साथ साथ थोड़ा सजेशन दिया हमने, मेंस के साथ जो जो बात लगी बताई, इंटरव्यू के लिए हमने बस इतना बताया, समझ के पढ़िए आप। मेंस की अहमियत मैंने आपको बताई। अब जब हम, ठीक है, ये हिस्सा पीवाईक्यू कब देखें, ये गाइड किया आपको हमने। नोट्स होने ही चाहिए, सोर्स मल्टीपल नहीं होने चाहिए। आप किसी भी बच्चा जो क्वालिफाई करता है, कल आप लोग भी करेंगे, फाइनली आप देखेंगे ना, सब यही कहता है कि एक ही चीज को बार बार पढ़ो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसको समझ में आ रहा है ना। अभी तो आप जितना मर्जी 10 किताब पढ़ लो, आज आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आप डीडी बसु पढ़ लो, बीके शर्मा पढ़ लो, लक्ष्मीकांत पढ़ लो, राजेश मिश्रा सर की भी किताब है वो पढ़ लो, जो एक बात मैं कह रहा हूं आपको, मल्टीपल सोर्स पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब होल्ड करने की बारी आएगी तो आप बिखर जाओगे। आप सुभाष कश्यप हैं, आप बिखर जाओगे आप। तो फिर मतलब क्या हुआ जब आउटपुट ही नहीं दे पाए हम? तो लोग, सब बच्चों को झटका लगने के बाद समझ में आता है कि नहीं, थोड़ा कम ही पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। जिसको मेरी ये बात समझ में आएगी वो इसी बार मेंस दे रहा है, टीचर मैनेज कर लिया तो, या अगले बार भी। जिसको ये बात जब समझ में आएगी तभी देगा वो। सबसे अच्छा, इसमें क्या होगा, आपके रफ्तार कम हो जाएंगे जब मल्टीपल सब्जेक्ट। तो आप फ्रस्ट्रेट बहुत होने, मेरा तो ये रह गया, ये। आप हमेशा देखना कि अपने आप टाइम का बेहतर इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो क्यों परेशान हो रहे हो आप? जैसे आपने प्लान किया आज 8 घंटे आप यूज करेंगे, आपने किया तो क्यों परेशान हो रहे? कुछ टारगेट रहने, कुछ रहना भी चाहिए, बचना भी चाहिए, ऐसा थोड़ी टारगेट हो ही जाना चाहिए। आपको हमेशा देखना चाहिए अपने टाइम का अच्छे से इस्तेमाल किया या क्या रह गया, फ्रस्ट्रेट हो गए हम, हमने कैसे यूज किया टाइम का। यही तो चैलेंज है। पूरे नोट्स बन गए, सब क्लासेस हो गई, पढ़ लिया आपने, आप होल्ड कर पा रहे हैं कि नहीं, यही तो चैलेंज है। जो होल्ड कर रहा है वो एग्जाम निकाल ले रहा है, जो नहीं कर पा रहा वो बाहर हो जा रहा है। इसमें आपकी स्पीड कम होगी, आपको कछुए के चाल से चलना होगा। जब जब घबराहट तो सोचना कि हमने टाइम आज ठीक से इस्तेमाल किया, या इसका रिजल्ट दिखेगा जब आप एक समय पहुंचोगे। जनवरी 30 या 25 आपने डेडलाइन फिक्स कर रखा है, लगभग आपको लगेगा हाँ 50%, 40%, 35%, 60%, सब सब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ हमारी पकड़। तब जो कॉन्फिडेंस आपका बूम करेगा, तब बूम लगेगा कि हाँ इस एग्जाम को हम, तब आप नहीं कहेंगे कि एग्जाम का डेट बढ़ जाना चाहिए, बट स्पीड स्लो होते जाएगी आपके, स्पीड स्लो होते जाएगी आपके। बात समझ में आ रही है सभी को ना? आपको इसमें से कोई भी बात आपके लिए यूजफुल रही ना, जब मेंस दोगे आप, वैसे तो यूजफुल रहेगी, ठीक है। मैं इधर उधर तो कुछ बात मुझे पता है ना क्या कह रहा हूं मैं, तो एक बार बताना आकर के कि सर हमने इस वर्कशॉप में ये बात पकड़ी और इसको हमने अमल किया। दोबारा सुनना, नोट करना। बहुत सारी बातें व्हाट्सएप पे ज्ञान कम नहीं आता है, बहुत सारे निबंध के टॉपिक भी व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। 2-3 ऐसे निबंध हैं जो व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज ग्रुप में मुझे भेजा था। हम जीवन में कितना उतार पाते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। कभी किसी की बात अच्छी लगी तो उसको नोट करिए और उसको अपने आदत में डालिए। आदत में डालने के बाद वो आपका होगा। तो उसी मोमेंट आपको अच्छा लगा फिर वो गायब हो गया, तो फाइनली कुछ सीखे नहीं। आपको हमेशा एक छोटा सा पॉकेट डायरी जैसा रखना चाहिए। कभी कहीं कोई अच्छी बात लग रही है, आप देखो ये लेके आए हुए हैं, लगता है ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई आपको? हमने क्या बताया आपको? अंतिम चरण होता है प्रैक्टिस। बहुत सारी बातें हैं प्रैक्टिस को लेकर के, आप खुद बहुत कुछ समझ जाएंगे। पीवाईक्यू होता है, हर पेपर में कुछ, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पेपर सेट बनाया करिए आप। और एग्जाम के पहले बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, बट किसी टेस्ट सेंटर वगैरह पे कहीं भी इनरोल्ड होकर के टेस्ट जरूर देना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में जाके कोई बेसिक गलती ना करें पीटी या मेंस वगैरह में। आप मतलब हमने ये रंगना भूल दिया, हमने सॉल्व करना, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। एटलीस्ट 5-7 पेपर जाकर के किसी क्लासरूम में ढंग से देना चाहिए स्टूडेंट को। घर पे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, बट जरूर 4-5 पेपर जाके देना चाहिए। एक और सजेशन मैं दे रहा हूं,
कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज यूपीएससी का टेस्ट सीरीज नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे उसको मानक मान लेते हैं, कभी नहीं। कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज में दो ही अप्रोच होना चाहिए, आते हुए गलत नहीं होना चाहिए। अब आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किया और आपके 40 सही हो रहे हैं, 30 सही हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट मत होना। आपने जितना पढ़ा उसमें सॉल्व हुआ, बाकी 50 सॉल्व नहीं हो रहे तो आपने मान लिया कि कोचिंग वाला ही यूपीएससी और मेरा अब नहीं होगा। हिस्ट्री जैसा रिस्की सब्जेक्ट जिसमें इतनी इन्फॉर्मेशन है, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैं हर पीटी मेंस के पहले कहता हूं कि मैं जो बता रहा हूं उसमें रिस्क बहुत है, बट आपके बिहाफ में, और आप उम्मीद करते हैं मैं रिस्क ले रहा हूं, लेकिन आप अच्छा करेंगे, क्वालिफाइंग क्वेश्चन मिल जाएगा पीटी में आपको। मेंस में आप नहीं लिखेंगे तो कोई भी नहीं लिखेगा, मैं हर बार कहता हूं। अभी भी पेपर हुआ हिस्ट्री का, हमें थोड़ी पता। हम यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं, किसी कोचिंग के लिए नहीं पढ़ाते हैं। आप कोचिंग को ही यूपीएससी मान बैठते हैं। सुन पा रहे मेरी बात? आप कोचिंग को यूपीएससी मान बैठते हैं। हमारी सारी योजना यूपीएससी का सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, उसकी थिंकिंग होती है, हम लोग प्लान करते हैं, और आपको भी उसी दिशा में ट्रेन करना है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे आप मान लेते कि नहीं भैया यही मेरा तो स्कोर ही नहीं हो रहा है। नहीं, आते हुए बस गलत मत करिए ऑब्जेक्टिव में। जो नहीं बन रहा है आप बस इतना सोचिए, चलो 30 ही क्वेश्चन आ रहे थे, 70 जानकारी तो बढ़ गई हमारी। ये भी एक सुझाव, बहुत अहम सुझाव मैं दे रहा हूं। हमने जो बताया नोट्स वाला सुझाव, रिवीजन वाला सुझाव, और फिर अब एक सुझाव दे रहा हूं प्रैक्टिस का। एटीट्यूड बहुत फर्क डालता है, या तो आपको इधर गिरा देगा या आपको, बहुत से लोग मिलते हैं मेरा स्कोर अच्छा बहुत अच्छा हो जाए तो कूदने मत लगिएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट यूपीएससी नहीं है, यूपीएससी का अपना एक थिंक टैंक है, बट जरूर अच्छा करेंगे आप यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो। और किसी सब्जेक्ट में 5-7 टेस्ट में ऐसा होगा जहां आपके स्कोर कम होंगे, 5-7 टेस्ट के बाद आपके स्कोर वहां पे भी इंक्रीज करने लग जाते हैं, यदि आप सीखने की टेंडेंसी होती है तो। और लोग ऐसे ही इंप्रूव करते हैं। यहां तो लोग 40 साल का पीवाईक्यू ठीक से बना के एनालाइज करके 30-40 क्वेश्चन यूपीएससी में सॉल्व करके चले आते हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, तो ये कुछ और सजेशन था। इसमें थोड़ा सा एक सवाल और है, फिर आपका कोई सवाल होगा तो मैं ले लूंगा। मैं करंट अफेयर्स का रोल, ठीक है, एक थोड़ा इसके बारे में बताऊं। न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, ओवरऑल हम लोग जीएस की ही बात कर रहे हैं, है ना। बात की शुरुआत भी हमने यहीं से की थी, है ना। देखो, प्रारंभिक परीक्षा में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेंस एग्जाम में ऑलवेज हमेशा महत्व रखता है। आपका निबंध हो या कुछ भी हो, इंटरव्यू तो समझो कि 40-50% आपका जो बायोडाटा है उस पर चलता है, और 40-50% जो चीज देश दुनिया में हो रही है उस पर चलता है। आमतौर पे क्या होता है कि जो बच्चे तैयारी स्टार्ट करते हैं तो अभी उनको देखो, एक होता है न्यूज को पढ़ना और एक होता है न्यूज को कैसे यूज करिए समझना। जैसे अभी इंडियन एक्सप्रेस में कोई, किसी को आइडिया होगा, बहुत सारे अंग्रेजी के अखबारों को कोट किया जाता है, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में आज भी एक बहुत शानदार न्यूज है इंडो भारत जापान को लेकर के, और कैसे हमारा रिलेशन अप की तरफ जा रहा है उसको 9 पॉइंट्स में समझाएंगे। एक बात मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, मैं अभी उस पर आ जाऊंगा मैं। ठीक, आज एक और न्यूज है, इंडियन एक्सप्रेस की बात करें हम लोग, इसमें मैं जस्ट ऐसे रीडिंग कर रहा था मैं कि चूंकि अभी अमेरिका ने टैरिफ वॉर छेड़ा हुआ है अभी, ठीक है, पीछे कई वर्षों से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं मेड इन इंडिया होना चाहिए, मतलब आत्मनिर्भर भारत, ये दोनों स्लोगन खूब चल रहा है भारत में। अब पूरा एक लेख है, हिस्ट्री में 1905 में स्वदेशी आंदोलन चला, ठीक, तो स्वदेशी से स्वदेशी तक पूरा एक लेख है कि कैसे स्वदेशी मूवमेंट चला था लाल बाल पाल का, फिर गांधी जी का उसमें क्या रोल था, ठीक है, कैसे स्वदेशी 45 तक आते थे, स्वदेशी कैसे महत्व रखने लगा,
जो शुरुआती योजना बनी उसमें नेहरू जी ने स्वदेशी को कितना महत्व दिया, इंदिरा जी ने कितना रोल प्ले किया, ठीक है, इस तरह की बातों को समझाते हुए वर्तमान समय में कैसे, मतलब इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार बल दे रहे कि नहीं, प्रोडक्शन भारत में हो, टेक्नोलॉजी भारत में आए और भारतीयों के द्वारा निर्मित हो। चैलेंज है बट फिर एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, ऐसे बहुत चैलेंज आए हैं। अब क्या हुआ, अखबार ने एक दृष्टिकोण दिया स्वदेशी से स्वदेशी तक इंडियन एक्सप्रेस में, ठीक है। अब यदि आपको अंडरस्टैंडिंग पहले से कि कैसे पढ़ा जाता है ये सब, तो आप उसका यूज समझ पाएंगे। अखबार केवल ऐसे पढ़ लिया, हिस्ट्री के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। मेरा मानना होता है बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए अखबार कोई भी पढ़ें आप, हिंदी या अंग्रेजी, क्योंकि देखो अब मैटर की समस्या नहीं है, मैगजीन के रूप में मैटर है, क्या अंग्रेजी ही पढ़ना जरूरी है? पढ़ते हैं तो वो भी अच्छी बात है, हिंदी पढ़ते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए बस इतना सुझाव है कि आप अखबार पढ़िए, जितना टाइम वो पढ़िए आप, उससे थोड़ी भाषा ठीक होगी, अवेयर रहेंगे, बट अखबार की उपयोगिता अभी आप नहीं समझ पाएंगे। अखबार की उपयोगिता आप कब समझ पाएंगे, जब जीएस के 5-6 विषयों पे आपकी अच्छी पकड़, तब इस टैरिफ वार को न जाना आप कितने एंगल से देखेंगे, आप इकोनॉमी की समझ होगी आपको। तो इस टैरिफ वार ने कैसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को बदल के रख दिया है। इस टैरिफ ने भारत की, यदि ये टैरिफ सस्टेन कर गया, ये वॉर आगे बढ़ गया, तो हमारी विदेश नीति में बहुत बड़ा चेंज आने वाले टाइम में, तो समय बताएगा। पता चला एक इकोनॉमी का मैटर है, तो पता चला वो आईआर की तरफ चला जा रहा है, इकोनॉमी की तरफ तो है ही। क्या इस तरह के वॉर जो है डब्ल्यूटीओ के लिए ठीक होने वाला है? इस तरह का जो वॉर, टैरिफ वॉर है, तो एक घटना कितने सारे आयाम को लेकर के आएगी आपको भी नहीं पता है। अभी इसके भारत में पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगे, हम किस तरह से इसको, अभी हम बहुत सारी बातें आने वाली, बड़ी घटना है अपने आप में। तो एक घटना के कई आयाम होते हैं और उन आयामों को आप कब समझ एंजॉय करते हैं, जैसे इकोनॉमी के साथ पॉलिटी की समझ बन गई, जब बेसिक विषयों की समझ होती है तब अखबार पढ़ने का नजरिया आपका बदल जाता है। कभी भी गलती मत करें कि अखबार शुरू में आप कभी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल स्टार्टिंग में नहीं कर पाएंगे। आप जीएस बेस बनने के बाद आप न्यूज़पेपर का बेहतर इस्तेमाल, एग्जाम के लिए क्या यूजफुल है, आप पीटी देने जा रहे हैं, मेंस देने जा रहे हैं, मेरा मानना होता है मैगजीन। ये मेरी राय है, बहुत सारे लोगों की अखबार राय होती है। मैगजीन में अखबारों का ही कलेक्शन होता है। क्यों? एग्जाम में हमें टू दी पॉइंट जाके परफॉर्म करना होता है। जैसे आप ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के नोट्स बनाते हो, अखबार का नोट्स बनाना पहले 2 साल में प्रैक्टिकल नहीं है आपके लिए, मैं जानता हूं। मैगजीन क्या होता है, एक तरह से नोट्स होता है, तो ऑलरेडी नोट्स बना हुआ है, आप उसका बेहतर इस्तेमाल एग्जाम में कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? मेरी तरफ से मैगजीन। अच्छा, अक्सर सुनेंगे सेलेक्टेड बच्चे जो हैं, अरे अखबार के बिना कुछ नहीं होता है। अब वो अवस्था कब आती है, जैसे मान लो मैंने मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी बार दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब मेरे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में पढ़ने के लिए कुछ बचा नहीं है। एक्चुअल में जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनके पास पढ़ने के लिए कुछ बचता नहीं है, मैनेजमेंट करना उनको आ गया, नोट्स बना हुआ है, रिवीजन कर लेते हैं, तो वो अपना टाइम कहां देंगे, अखबारों में देंगे। तो जब उनका सिलेक्शन होता तो एक्चुअल में वो अखबारों में टाइम खर्च कर रहे होते हैं। वो अपनी पुरानी अवस्था नहीं बता रहे हैं आपको, नई अवस्था बता रहे होते हैं। समझ पा रहे हैं? अच्छा, हमने उनकी बात सुनी और पढ़ना शुरू कर दिया, 3 घंटे रोज पढ़ रहे हैं, 3 बात समझ में नहीं आ रही है हमें। तो टॉपर्स की जगह अपनी है, हम लोग की जगह अपनी होती है। हमें यही तो अंतर आपको बताना है कि उसकी उपयोगिता है, बट कब और कैसे। ऐसा हो सकता है कि मेंस के बाद आपके पास एनफ टाइम हो, अब टाइम कैसे कंज्यूम होगा आपका, पढ़ना चाहिए अखबार, और आप उसका बेहतर इस्तेमाल मैगजीन भी पढ़ेंगे, अखबार भी पढ़ेंगे, आप दोनों यूज करेंगे। आप यहां पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, एक हिंदी अंग्रेजी को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है। मेरा मानना है आज के समय में
नॉलेज की इतनी भी समस्या नहीं, आप हिंदी में केवल पढ़ रहे हैं तो। टेक्नोलॉजी भी अब इसमें कूद पड़ा है, हिंदी में सारी चीजें वहां भी मिल रही हैं। मैगजीन एक से एक भरी पड़ी हुई है, जो सब अब लोगों को क्या करना, और टेक्नोलॉजी अनुवाद करके दे रही है। अब ये इशू नहीं रह गया हिंदी या अंग्रेजी, हाँ जो पढ़ सकते हैं आप पढ़िए कंफर्टेबल, बट बिगिनर्स के लिए उतना मायने नहीं रखता है। जब आप एग्जाम के क्लोज जा रहे हैं आप, ठीक है, आपके पास आपकी तैयारी हो गई है, मान लो अभी आपकी पूरी तैयारी हो गई, अभी अगस्त सितंबर में आप अगले बार एग्जाम देना है आपका, ऑब्वियस से अखबार आप पढ़िए, आप टाइम कैसे कटेगा आपका, मैगजीन के साथ साथ अखबार को भी यूज करिए आप। बट ज्यादातर उसमें क्या होता है, जैसे अभी पेपर 2 में अखबार का रोल थोड़ा ज्यादा बढ़ा है पहले से, पॉलिटी के कोर क्वेश्चंस में भी अखबार बहुत सारे इस बार डाल दिए गए। अमेरिका में जब इलेक्शन हुआ था तब कुछ कुछ समस्याएं आई थी, पिछले राष्ट्रपति ने कुछ पार्डन माफी, अग्रिम माफी दे दी थी, ट्रंप ने आकर के, मतलब तो भारतीय राष्ट्रपति को जो माफी देने का अधिकार है, और वो उस पर एक सवाल पूछ दिया मान लो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वो मैगजीन से भी कवर हो रहा है, अखबार से भी कवर हो रहा है। इथिक्स में बहुत सारे से सवाल पूछे गए सोशल मीडिया और तमाम चीजों जो अखबार में। पर बेसिक आपको इथिक्स की समझ नहीं है, नैतिकता की समझ नहीं है, एप्टीट्यूड की समझ नहीं, तो कैसे उसको लिखेंगे आप? तो बिना बेसिक तैयारी के आप आगे अच्छा नहीं कर पाएंगे। पॉलिटी में एक सवाल पूछा है संप्रभु राष्ट्रवाद करके, तो थ्योरेटिकल किस्म का सवाल है, और संप्रभु राष्ट्रवाद जो सवाल पूछा गया वो कोल्ड वॉर एरा से पूछा गया है, उसका उत्तर पॉलिटी में नहीं, उसका उत्तर हिस्ट्री देगा। कोई भी टीचर प्लान करके पढ़ाई नहीं पढ़ाएगा पॉलिटी वाला। और मैं दर्जनों एग्जाम्पल आपको रख दूंगा, जो लोग मेंस जानते होंगे, अभी कभी रख दूंगा, मैं कोल्ड वॉर पढ़ाता हूं मैं उस पर बेस करके। पेपर 4 में सवाल आया महावीर की शिक्षाओं के बारे में बताएं, और उसका विश्व में आज क्या इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस है, इथिक्स में सवाल आया है। कोई भी बच्चा जो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ के जाता हो, ये पढ़ के ही जाता होगा। इस समय एंशिएंट की मेरी क्लास चल भी रही है एक बैच में, वहां बुद्ध की शिक्षा का क्या इंपॉर्टेंस है, और महावीर को उसी पैटर्न पे अभी सेम सवाल अभी आ गया पेपर 4 में। तो ये भी नहीं कि आप पेपर 1 पढ़ रहे हैं तो 4 में काम, कहीं भी काम, आईआर पढ़ रहे हैं तो आंतरिक सुरक्षा में काम आ जाएगा, आंतरिक सुरक्षा पढ़ रहे हैं तो आईआर में काम आ जाएगा। इस बार आंतरिक सुरक्षा और ये कैलामिटीज वगैरह को लेकर इथिक्स में बहुत सारे सवाल बना दिए गए हैं। जीएस का सारा सेक्शन हमसे जुड़ा हुआ है, सुविधा के लिए बांटा जाता है। तो पेपर यूजफुल है, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद यूजफुल है। अभी एक लेख पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस में, गणपति उत्सव इतना धूमधाम से क्यों मनाया जाता है। एक तिलक ने इसकी शुरुआत की, और ये परंपरा आज तक चली आ रही है। एक लेख था, अब इंडियन एक्सप्रेस में लेख है 4-5 दिन पहले का, बहुत शानदार लेख था, कि पहले ऐसे जुलूस निकलता था, लोग मुहर्रम में और तमाम इस्लामिक उसमें पार्टिसिपेट किया करते थे। अंग्रेजों ने एक बार विवाद पैदा कर दिया पूना में, महाराष्ट्र में। तब स्थानीय लोगों ने लगा कि नहीं, हम भी अपना कुछ ऐसे करेंगे, और नाचते गाते हुए हम भी अपना उत्सव मनाएंगे। फिर तिलक ने उसको लीड किया। नॉर्मल सब जानते हैं, शिवाजी जयंती, गणपति उत्सव को कल्चरल नेशनलिज्म से जोड़ने वाले तिलक थे, बट एक अच्छा सा, अब आपको बेसिक पता होगा कल्चरल नेशनलिज्म क्या है, तो कभी आप अखबार पढ़ रहे हैं तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी, अच्छा ये डायमेंशन था, इसके जड़ में भी अंग्रेज हैं और ये हिंदू मुस्लिम किया गया। तो अखबार की यूटिलिटी ऐसे होती है, तो वो एक अवस्था आएगी जब आप उसको एंजॉय करेंगे। सुन पा रहे सभी लोग? अब आपके कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिए। मुझे जो बताना था अपनी तरफ से मैंने सब बताया, ये सोच कर कि आप एग्जाम में अच्छा करें। जो अनुभव था मैंने शेयर किया, है ना। कोई आपके सवाल हो तो पूछ सकते हैं, वरना जबरदस्ती नहीं पूछना है। जरा कोई चैट वैट भी है क्या आज बच्चों का? नहीं ना इसमें? ठीक है, लाइव तो नहीं था ना? ठीक है, फिर तो बहुत अच्छा है। लाइव नहीं थे ये? ओके, फिर तो आप मेरी और मैं आपका। ठीक है, चलिए, तो मैं क्लास को यहाँ पे अब वो ऑफिशियली वो कर दे रहा हूँ, ताकि जो फिर आगे होगा, और आपको जो पूछना मैं यहाँ हूँ, आप इंडिविजुअली पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, थैंक यू। हाँ 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 हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। वेट 8 सितंबर 2025 सुबह 11 बजे, ठीक, राजेश मिश्रा सर अपने यहाँ पॉलिटी पढ़ाते हैं। 11 बजे 8 सितंबर 2025 11 बजे
पॉलिटी की क्लास से एक नए बैच की शुरुआत हो रही है। अभी बाहर पकड़ के सब गोली मार देते मुझे भी, प्रबंधन के जो लोग थे, बोले हैं सर आपको हमने इतनी बार कहा सर बच्चों को बता दीजिएगा एक बार, है ना, मैं भूल गया था। सुन पा रहे हैं सभी लोग? 8 सितंबर 2025 यानी अभी से ठीक 8 दिन बाद, 8वें दिन 11 बजे क्लासेस वजीराबाद में चलेगी। क्लियर ना सभी को? सुबह 11 बजे राजेश मिश्रा सर की पॉलिटी से एक नए बैच की शुरुआत हो रही है। थैंक यू एवरीवन। मुझसे जो भी बात करना हो आप मुझसे कर सकते हैं।